हेलो दोस्तों, मेरे चैनल हिंदी ऑडियो स्टोरीज़ में आप सभी का स्वागत है। इसमें आप हिंदी में साइंस फिक्शन, मर्डर मिस्ट्री, थ्रिलर नॉवेल्स आदि की कहानियाँ सुनते हैं। आज जिस कहानी को हम सुनने जा रहे हैं वो है मास्टर नमित शास्त्री द्वारा लिखित मर्डर मिस्ट्री एंड थ्रिलर नॉवेल द मिस्टीरियस कॉल। इस उपन्यास को बेनेट यूनिवर्सिटी टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के द्वारा आलेख अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है और ये सम्मान मास्टर नमित शास्त्री को श्री रमेश पोखरियाल निशंक, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड और भूतपूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री, तथा श्रीमती किरण बेदी आईपीएस, पूर्व उपराज्यपाल पुडुचेरी द्वारा 19 जनवरी 2023 को दिया गया था। मैं आप सबके सामने अंग्रेजी भाषा में लिखी गई इस कहानी का हिंदी अनुवाद लेकर आई हूँ। इस रोचक और रहस्यों से भरे उपन्यास को हिंदी में नाम दिया है एक रहस्यमयी कॉल। इससे पहले कि हम इस कहानी को सुने, मैं आपको इसकी थोड़ी सी जानकारी दे देती हूँ। ये कहानी 80 के दशक के लंदन शहर में एक सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर रिचर्ड कार्लसन के एक ऐसे वाक्य पर आधारित है जिसमें रिचर्ड को रात में एक रहस्यमयी कॉल आई। अब वो सच थी या कोई षड्यंत्र, जिसका पीछा करते हुए रिचर्ड पहुंच गया एक बंगले पर। बंगला नंबर 9, एक ऐसा बंगला जो कई अनसुलझे रहस्यों से घिरा हुआ था। रिचर्ड जैसे ही उस बंगले पर पहुंचा, वो अनेकों चौंका देने वाली घटनाओं से घिर गया था। एक ऐसा बंगला जहां रिचर्ड के समय से पहुंचने के बावजूद भी मल्टीपल मर्डर हो गए थे। रिचर्ड ने अनेकों किरदारों से पूछताछ की और हर संदिग्ध के पास अपनी ही एक कहानी थी और हर कहानी इस रहस्य को और गूढ़ बनाती चली गई। जैसे जैसे रिचर्ड रहस्यों की परतें खोलता था, वो अनसुलझी पहेलियों के जाल में और भी ज्यादा उलझता जाता था। क्या आखिर में रिचर्ड इस पहेली को सुलझा पाया और क्या वो उस खूनी तक पहुंच पाया? जब रिचर्ड को पूरा खेल समझ आया तो वह अपने आप में फिर से एक बड़ी कश्मकश में फंस गया और उसे यकीन ही नहीं हुआ कि कहानी का अंत इतना क्रूर होगा। इस रोचक कहानी के अनेकों महत्वपूर्ण किरदारों को हम पहले समझ लेते हैं ताकि इस रोचक और रोमांच से भरपूर कहानी का आप सब पूरा लुत्फ उठा सकें। इससे एक फायदा ये भी होगा कि यदि आपके मन में कभी भी इन किरदारों को लेकर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप यहाँ आकर इन किरदारों के बारे में जान सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मुख्य किरदार 1. रिचर्ड कार्लसन, सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर, लंदन पुलिस। 2. एमिली कार्लसन, रिचर्ड की पत्नी। 3. विजय, मैनेजर, एलन मैन्युफैक्चरिंग। 4. निकोलस, आक्रमणकारी। 5. लुइस, सब इंस्पेक्टर, लंदन पुलिस। 6. वॉटसन टेलर, हेड कांस्टेबल, लंदन पुलिस। 7. जॉन, लंदन पोर्ट मैनेजर। 8. डेविड, क्रू का सदस्य। 9. एलेक्स, सब इंस्पेक्टर, लंदन पुलिस, जिसने रिचर्ड का साथ दिया। 10. फोर्ब्स, कमिश्नर ऑफ पुलिस। 11. जॉनसन एलन, नमक की कंपनी और बंगला नंबर 9 का मालिक। 12. रॉबर्ट, लैब का इंचार्ज। 13. एंड्रयू, कार्लसन ट्रांसपोर्ट कंपनी का ओनर, बोट कंपनी। 14. हेनरी वॉल्टर, माफिया लॉर्ड या ड्रग स्मगलर। 15. सैम रॉस, माफिया लॉर्ड या अवैध आयुध सप्लायर। 16. डोमिनिक किर्क, भूतपूर्व ड्रग डीलर। 17. वर्ड्सवर्थ, रिचर्ड का दोस्त। 18. मिसेस टेलर, वॉटसन की पत्नी। 19. सारा वॉल्टर, हेनरी वॉल्टर की बेटी। 20. मिरियाना, स्केच आर्टिस्ट। 21. लीजा रॉस, सैम रॉस की बेटी। 22. मेलविन, पुलिस कांस्टेबल। 23. डॉक्टर जोनाथन, केमिकल और नारकोटिक ड्रग्स में एक्सपर्ट। दोस्तों, ये एक फुल लेंथ नॉवेल है, इसलिए मैंने इसे 11 भागों में पेश किया है। इस उपन्यास का हर अध्याय एक भाग में कवर्ड है,
मैं इन अध्यायों को अपने चैनल पर सप्ताह में 2 बार पोस्ट करूंगी और आशा है आपको ये नॉवेल बांध कर रखेगा। चूंकि ये फुल लेंथ नॉवेल के 11 अध्याय हैं, इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इसके किसी भी भाग को ना तो मिस करें और ना ही किसी हिस्से को स्किप करें और कहानी का पूरा मज़ा लें। और हाँ मेरे दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं कहानी। एक रहस्यमयी कॉल, अध्याय 1, बंगला नंबर 9। रिचर्ड कार्लसन रात में अपने डेस्क पर अकेला बैठा हुआ साइन ऑफ 4 नॉवेल पढ़ रहा था। रिचर्ड एक लंबा, पतला, गौरवर्णी, आकर्षक व्यक्तित्व का मालिक और तीखे नए नक्श वाला मध्यम आयु का सुडौल पुरुष था। उस पुलिस स्टेशन में ना जाने कितनी लड़कियां मात्र इसलिए आ जाती थी ताकि वो उस मृदुभाषी और नैन प्रिय व्यक्ति से कुछ बातें ही कर पाए। दीवार पर टंगी उस बड़ी पेंडुलम घड़ी की सुइयां अब जल्द ही एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह से आने वाली थी और रात के 12 बजने की ध्वनि अब कभी भी आ सकती थी। परंतु उस वक्त वहां कुछ बजा तो वो था उस पुलिस स्टेशन के टेलीफोन की रिंग। शर्लॉक होम्स बस अब कातिल को पकड़कर पर्दाफाश करने ही वाला था कि रिचर्ड का ध्यान उस कर्कश ध्वनि ने भंग कर दिया। रिचर्ड ने उसको अनसुना करके अपने आप को होम्स की दुनिया में ही रखने की कोशिश की, परंतु उसकी ये कोशिश विफल हो रही थी। वो कर्कश टेलीफोन की रिंग इतनी जोर से बज रही थी कि रिचर्ड के पास उसे उत्तर देने के अलावा कोई और विकल्प ही नहीं बचा था। उसने गुस्से से अपने आसपास देखा, जहां सभी उसके साथी और सबॉर्डिनेट्स आराम से निद्रा की आगोश का आनंद ले रहे थे। अभी ही उन्होंने एक बहुत ही जटिल केस हल किया था और रिचर्ड के ये सभी साथी कई दिनों से सोए नहीं थे। रिचर्ड इनकी इन छोटी मोटी लापरवाहियों को नजरअंदाज कर देता था क्योंकि ये लोग बहुत ही समर्पित और अपने काम के प्रति वफादार थे। रिचर्ड ना चाहते हुए भी उठा क्योंकि किसी ने उस द्वार को खटखटाया था, जो था न्याय का द्वार, उम्मीद का द्वार। हेलो, एक बहुत ही मधुर ध्वनि ने रिचर्ड का फोन पर स्वागत किया। हालांकि रिचर्ड को ये महसूस हो गया था कि वो आवाज काफी घबराई हुई थी। रिचर्ड ने अपनी सामान्य शैली में उत्तर दिया, हेलो, बेकर स्ट्रीट पुलिस स्टेशन, सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर रिचर्ड कार्लसन। उस लड़की ने बिना रिचर्ड की बात पर ध्यान दिए जल्दी जल्दी बोला, बंगला नंबर 9, रेजिडेंशियल एरिया, नॉटिंग हिल में अभी आधे घंटे में एक खून होने वाला है। लड़की के मधुर स्वर में डर और दर्द दोनों था। रिचर्ड कुछ पूछ पाता उससे पहले ही वो फोन कट गया। हालांकि रिचर्ड ने फोन कटने से पहले किसी और की भी आवाज सुनी जो बोल रहा था, तुम। रिचर्ड ने फोन रख दिया। उसे समझ नहीं आया कि ये कोई मजाक है या वास्तव में कोई मुश्किल में था। नोटिंग हिल एरिया लंदन का एक अत्यधिक पॉश एरिया था जहां सबसे बड़े और रसूखदार लोग रहते थे। रिचर्ड वापस से अपनी डेस्क पर बैठकर होम्स की दुनिया में खोने ही वाला था कि उसे वॉटसन की आवाज सुनाई दी। वॉटसन ने नींदों से उठते हुए बड़ी अंगड़ाई लेते हुए कहा, क्या बात है रिचर्ड, किसका फोन था? रिचर्ड ने अपनी डेस्क पर बैठते हुए बोला, कोई नहीं वॉटसन, लगता है किसी ने मजाक किया है। वॉटसन रिचर्ड के पास आकर बोला, मजाक? वो भी रिचर्ड कार्लसन के साथ? रिचर्ड ने वॉटसन की बात अनसुनी कर दी। वॉटसन ने रिचर्ड के सामने वाली कुर्सी पर बैठकर उसकी किताब को अपने हाथों से नीचे करते हुए बोला, बताओ रिचर्ड, किसका फोन था? हालांकि वॉटसन मात्र एक पुलिस हेड कांस्टेबल था और रिचर्ड सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर, फिर भी दोनों ने एक साथ ट्रेनिंग ली थी। ट्रेनिंग के दिनों से ही दोनों बहुत अच्छे मित्र बन गए थे। उनके आधिकारिक पद उनके संबंधों के बीच कभी नहीं आए थे। वॉटसन रिचर्ड का सबसे घनिष्ठ सहयोगी
और राजदार था। रिचर्ड ने अपनी किताब नीचे रखते हुए कहा, किसी लड़की का फोन आया था, कह रही थी किसी बंगले पर आ जाओ, कोई खून होने वाला है। वॉटसन बोला, तो फिर हमें तुरंत वहां चलना चाहिए। रिचर्ड अपनी कुर्सी से उठा और हवाना सिगार का पैकेट अपनी जेब से निकाला और उसे जलाकर कश मारने लगा। वॉटसन रिचर्ड के करीब गया और बोला, हो सकता है वो लड़की मुसीबत में हो। रिचर्ड ने कश मारते मारते कहा, वॉटसन, मैं भी कोई कामचोर नहीं हूं, परंतु ये शहर किसी हत्या जैसे संगीन जुर्म को बमुश्किल ही ऐसा न्योता भेजता है। वॉटसन ने बोला, रिचर्ड, वैसे भी हम अभी कुछ खास नहीं कर रहे, चलो एक चक्कर लगाकर आ जाते हैं। सामान्यतः वॉटसन इतनी समझदारी भरी बातें नहीं करता था और अब अचानक से वो इतना समझदार हो गया था। उसकी इन बातों ने रिचर्ड का ध्यान उस लड़की की कोमल और मधुर आवाज की तरफ आकर्षित कर दिया। रिचर्ड को लगा कि वॉटसन सही बोल रहा था और उस बंगले में जाकर एक बार देख लेने में कोई हर्ज नहीं था। रिचर्ड ने अपनी सिगार जल्दी से खत्म की और बोला, ठीक है वॉटसन, अपनी वॉक्स हॉल अस्त्रा निकाल लो। वॉटसन बोला, ये बात हुई ना रिचर्ड। वॉटसन ने अपने आप को जल्दी से रेडी कर लिया और तेजी से गाड़ी निकालने के लिए चला गया। रिचर्ड ने वहीं पास में एक सब इंस्पेक्टर को जगाया और बोला, मैं किसी तफ्तीश के लिए जा रहा हूं, तुम अब यहाँ के वरिष्ठतम पुलिस ऑफिसर हो, इसीलिए स्टेशन का ध्यान रखना। मैं जल्द ही आ जाऊंगा, सोते मत रह जाना। रिचर्ड ने भी अपनी कैप और पिस्तौल ले ली और तेजी से स्टेशन के बाहर चला गया। वॉटसन वहां उसका इंतजार कर रहा था। रिचर्ड ने ड्राइवर सीट की तरफ कदम बढ़ाए और बोला, वॉटसन, तुम दूसरी सीट पर बैठ जाओ। वॉटसन बोला, इस वॉक्सहॉल अस्त्रा की आकृति तुम्हारे सामने ऐसी लग रही है जैसे जिराफ के सामने कोई खरगोश। रिचर्ड वॉटसन की ओर अपना हाथ फैलाते हुए बोला, तो क्या ये जिराफ अब ड्राइव कर सकता है? वॉटसन ने गाड़ी की चाबी रिचर्ड को दे दी। दोनों आराम से उस गाड़ी में बैठ गए और कुछ ही समय में हवा से बातें करने लग गए। वॉटसन ने उस सन्नाटे की घड़ी को तोड़ा और बोला, रिचर्ड, तुमने पूरा पता नहीं बताया, हम कहाँ जा रहे हैं? रिचर्ड ने बोला, बंगला नंबर 9 नॉटी। वॉटसन ने हिचकिचाते हुए रिचर्ड का वाक्य पूरा किया, नॉटिंग हिल रेजिडेंशियल एरिया। रिचर्ड बोला, क्या बात है वॉटसन, तुमने मेरा मन पढ़ लिया। वॉटसन के चेहरे पर एक चिंतित हंसी आ गई। रिचर्ड बोला, क्या हुआ वॉटसन, तुम्हें क्या सता रहा है? वॉटसन थोड़ा सोच में पड़ गया और बोला, मैं। रिचर्ड ने मजाकिया स्वर में बोला, कोई बात नहीं, जब जवाब नहीं सूझता और कुछ बनाना पड़ता है तो समय लगता है, समय ले लो। वॉटसन एकदम से आक्रोश में आ गया और बोला, मैं कुछ भी बनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मुझे क्या जरूरत है कुछ बनाने की? रिचर्ड क्षमाशील स्वर में बोला, अरे मेरे दोस्त, मैं तो मजाक कर रहा था। रिचर्ड ने फिर अपने हाथों से वॉटसन के कंधे को हल्का सा धक्का देते हुए कहा, चलो एक बात बताओ, यदि वो लड़की बोल रही है कि आधे घंटे में खून होने वाला था, तो तुम्हें क्या लगता है? वॉटसन ने थोड़ा विराम लेकर कहा, हो सकता है लड़की झूठ बोल रही हो। वॉटसन ने इससे पहले कि रिचर्ड कुछ बोला, हाँ, ये भी हो सकता है कि वो सच बोल रही हो, क्योंकि यदि वो किसी ड्रामा स्कूल की गोल्ड मेडलिस्ट नहीं है तो रिचर्ड कार्लसन जैसे तेज तर्रार पुलिस वाले को मूर्ख बनाने की सोच भी नहीं सकती। रिचर्ड ने मजाकिया अंदाज में वॉटसन को देखा और बोला, या ये भी हो सकता है कि वो लड़की सिर्फ मुझे अपने बंगले पर बुलाना चाहती हो, रात में नींद नहीं आ रही होगी तो सोचा एक खूबसूरत चेहरा ही देख लिया जाए। वॉटसन जोर जोर से हंसने लग गया। उसके गंजे सर के चारों तरफ छोटे बालों ने एक बाउंड्री बना रखी थी और उसका छोटा कद और मोटी तौंद उसे रिचर्ड से भिन्न बहुत ही अलग व्यक्तित्व प्रदान करती थी। उसने हंसते हुए बोला, फिर तो अच्छा है, मैं भी साथ जा रहा हूँ, ताकि यदि वो तुम्हें देखकर बेहोश होने वाली होगी तो मुझे देखकर होश में आ जाएगी। दोनों जोर जोर से हंसने लगे और कुछ ही समय में पहुंच गए रेजिडेंशियल एरिया नॉटिंग हिल में। वह एक गेटेड कम्युनिटी थी
और एक बड़े से गेट के पास आकर रिचर्ड ने गाड़ी रोकी। उसने देखा कि उस गेटेड कम्युनिटी का गार्ड सो रहा था और उसकी ट्राउजर की राइट जेब से उसका वॉलेट नीचे गिरने वाला था। वो इस कदर गहरी नींद में सोया हुआ था। रिचर्ड ने उस गार्ड को उठाने के बजाय अपनी गाड़ी अंदर ले ली, क्योंकि गेट भी खुला हुआ था। रिचर्ड की तेज निगाह से ये भी नहीं बच पाया कि दूर सड़क की दूसरी ओर कोई नशे में मदहोश व्यक्ति अपने बहकते कदमों से यहाँ वहाँ चला जा रहा था। इस वक्त रात के 12 बजे वो कौन व्यक्ति हो सकता था? रिचर्ड सोच में पड़ गया। खैर, उसने अपनी गाड़ी को तेजी से भगाया और धीरे धीरे अनेक बंगले उसके सामने से गुजर गए। बंगला नंबर 25, 24, 23 करते करते वो पहुंचा बंगला नंबर 9 पर। बंगला नंबर 9 में बाहर से दिखने पर सन्नाटा ही दिख रहा था। उस बहुत आलीशान और बड़े बंगले के बाहर भी एक पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड का कैबिन था। रिचर्ड ने गाड़ी बंगले के बूम बैरियर के पास जाकर रोक दी। गार्ड ने कैबिन से सर बाहर निकालकर पूछा, कौन है आप और क्या चाहते हैं? उस गार्ड की आवाज़ से लग रहा था कि वो कोई बहुत पढ़ा लिखा नहीं था और उसकी भाषा किसी गांव में पले बड़े व्यक्ति की लग रही थी। लंदन शहर के लालन पालन के बिल्कुल विपरीत। वहाँ अंधेरा था, परंतु गार्ड के कैबिन में रोशनी भरपूर थी और वो भी काफ़ी बड़ा कैबिन था। इस बंगले के मालिक के पास काफ़ी पैसा था। रिचर्ड ने जवाब दिया, हम पुलिस वाले हैं, कृपया ये बैरियर खोल दीजिए। गार्ड ने बोला, आप यहाँ क्यों आए हैं? गार्ड ने थोड़ा प्रतिरोध करने की कोशिश की। वो अपने कैबिन से निकलकर टॉर्च लेकर बाहर आ गया था। जब वो कैबिन से निकल रहा था तो रिचर्ड ने गौर किया कि कैबिन के दरवाजे के एक हुक पर कोई पुलिस का बेल्ट और एक बड़ा ब्लैक जैकेट टंगा हुआ था। उस गार्ड के चमकदार जूते बहुत ही महंगे लग रहे थे। वो गार्ड कुछ 5 फुट 4 इंच का होगा। वो रिचर्ड के पास आ गया था। वॉटसन ने गार्ड को जवाब दिया, हमें अभी बंगले से किसी का कॉल आया था कि यहाँ पर। रिचर्ड बीच में बोला, इससे पहले वॉटसन अपना वाक्य पूरा कर पाता। हमें कॉल आया था कि बंगले के मालिक को ऐसा लगा कि यहाँ पर कोई अनहोनी घटना घट सकती है, क्योंकि इस सोसाइटी का जो मेन गेट है उसका गार्ड बहुत ही निकम्मा है और सोता रहता है। हम सिर्फ चेक करने आए थे, तुम अपने मालिक को फ़ोन करके बोल दो कि पुलिस वाले आ गए हैं। वॉटसन को एकदम से सदमा लग गया। उसने कभी भी रिचर्ड को इतना झूठ बोलते हुए नहीं देखा था। रिचर्ड ने बड़ी सफाई से झूठ बोल दिया था। सामान्यतः रिचर्ड झूठ नहीं बोलता था। गार्ड ने रिचर्ड और वॉटसन को घूर कर देखा और फिर अपने इंटरकॉम से अपने मालिक को फ़ोन मिलाने लग गया। रिचर्ड ने गौर से गार्ड की ओर देखा। गार्ड के दोनों हथेलियां सुर्ख लाल हो रखी थी, जैसे अभी उन्हें किसी ने डंडे से मारा हो। उसकी मिडिल फिंगर पर बैंडेड बंधा हुआ था और वो अपनी भिंडी के समान पतली उंगलियों से फ़ोन डायल कर रहा था। रिचर्ड ने पूछा, क्या हुआ? ये चोट कैसी? रिचर्ड ने गार्ड की मिडिल फिंगर की उंगली को देखते हुए बोला। गार्ड ने फ़ोन का रिसीवर हाथ में ले रखा था और वो बंगले से फ़ोन के उठने का इंतज़ार कर रहा था। गार्ड ने जवाब दिया, सेब काटते हुए मेरी उंगली कट गई थी। इंटरकॉम फ़ोन की पूरी रिंग गई, परंतु बंगले से किसी ने भी फ़ोन नहीं उठाया था। रिचर्ड ने देखा कि बंगला पूरी तरह से अंधेरे में घिरा हुआ था और गार्ड के कैबिन से वो बंगला कम से कम 250 या 300 मीटर दूर होगा। वो 4 मंजिला बंगला बहुत ही सुंदर था। गार्ड ने 3-4 बार ट्राई कर लिया था और फ़ोन का जवाब नहीं आया था। वॉटसन ने चिल्लाकर कहा, तुम एक पुलिस ऑफिसर एक पब्लिक सर्वेंट के कार्य में बाधा डाल रहे हो। फौरन ये बूम बैरियर खोलो। गार्ड वॉटसन की इस तरह चिल्लाने से घबरा गया और उसने अनायास ही बूम बैरियर खोल दिया। रिचर्ड ने तेजी से गाड़ी को अंदर भगा दिया, इससे पहले गार्ड अपना मन बदलता। कुछ ही समय में वो दोनों उस मुख्य बंगले के बाहर खड़े हुए थे। दोनों अपनी गाड़ी से उतरे और तेजी से मेन गेट की तरफ भागे। रिचर्ड ने तेजी से दरवाज़ा खटखटाया, 1 बार, 2 बार, कई बार, परंतु सामने से कोई जवाब नहीं आया। रिचर्ड थोड़ा चिंतित हो गया था। उसने जोर जोर से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। रिचर्ड ने वॉटसन को बोला, तुम फौरन देखो बंगले के पीछे से भी जाने का कोई रास्ता है क्या?
मुझे बंगले के अंदर जाना है। वॉटसन ने सर हिलाया और यहाँ वहाँ देखने लग गया। तभी रिचर्ड ने वुडन फ्लोरिंग के ऊपर से किसी हिल की टकटकाहट सुनी। रिचर्ड चिल्लाया, वॉटसन। वॉटसन ने रिचर्ड की तरफ देखा और रिचर्ड ने उसे अपने पास आने का इशारा किया। रात गहरी थी, परंतु अर्धचंद्र का प्रकाश इतना था कि रिचर्ड और वॉटसन एक दूसरे को देख सकते थे। रिचर्ड ने वॉटसन को बोला, मैंने देखा कि बंगले के गेट के पीछे कोई आकृति हिली है और कोई हिल की आवाज़ मुझे आई है, जैसे कोई लड़की चलते हुए दरवाजे की तरफ आ रही हो। वॉटसन भी हतप्रभ होकर वहीं खड़ा हो गया और दोनों दरवाजे के खुलने का इंतज़ार करने लगे। तभी एक चरमराती आवाज़ के साथ वो बड़ा सा लकड़ी का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला। एक लड़की जिसने टी शर्ट और जीन्स पहन रखी थी और जिसका टी शर्ट थोड़ा फटा हुआ था, बाल तीतर बीतर हो रखे थे, चेहरे पर उदासी और डर, एक पाँव में सैंडल और एक पाँव खाली था। वो किसी भी प्रकार से उस अवस्था में कंफर्टेबल नहीं लग रही थी। उसने रिचर्ड से पूछा, क्या बात है? उसकी आवाज़ में भारीपन था और थोड़ा तोतलापन भी। इसका मतलब उसने बहुत ही ज़्यादा शराब पी रखी थी। उस लड़की ने द्वार बस इतना ही खोला था कि रिचर्ड और वॉटसन को उसकी शक्ल दिख जाए और उनको सामने टूटा हुआ डाइनिंग टेबल, यहाँ वहाँ बिखरी कुर्सियाँ और कालीन का कुचला हुआ होना दिख गया। रिचर्ड को ऐसा लगा मानो कोई आपस में युद्ध कर रहा हो या किसी को पीटा जा रहा हो। रिचर्ड उस बहुत कम खुले द्वार से बंगले के अंदर झांकने की कोशिश कर रहा था। तभी लड़की ने रिचर्ड से पूछा, बोलिए, क्या काम है? रिचर्ड सोच रहा था कि क्या ये वही आवाज़ थी जिसने उसे टेलीफोन किया था। रिचर्ड इतना प्रशिक्षित पुलिस अधिकारी था और उसने ना जाने कितने ही केस अकेले ही सुलझा दिए थे। उसे समझ आ गया कि लड़की की ये आवाज़ उस आवाज़ से भिन्न है जो उसे पुलिस स्टेशन में आई थी। या ये भी हो सकता है कि इस लड़की को अब कोई ऐसा नशा करा दिया हो कि वो ना तो ढंग से सोच पा रही थी और ना ही ढंग से बोल पा रही थी। रिचर्ड बोला, हमें इस बंगले के मालिक का फ़ोन आया था, हम उनसे बात करना चाहते थे। लड़की ने उग्र स्वर में जवाब दिया, मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई फ़ोन किया है। तुम्हें यदि घर के अंदर आना है तो सर्च वारंट दिखाना होगा, वरना तुम जा सकते हो। ये कहकर उसने दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया। रिचर्ड और वॉटसन को इस प्रकार की प्रतिक्रिया की उम्मीद ही नहीं थी। रिचर्ड को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। क्या वो लड़की किसी खतरे में थी या उससे किसी को कोई खतरा था? वो घर अस्त व्यस्त सा था और कहीं ना कहीं रिचर्ड को ऐसा लग रहा था कि वाकई उस बंगले में कुछ बहुत बुरा होने वाला है। रिचर्ड को उस जुर्म को होने से रोकना था जो अब वहाँ होने वाला था, परंतु कैसे? इधर इतनी देर में वो गार्ड भी वहीं आ गया था और रिचर्ड और वॉटसन को घूर रहा था। उसे समझ आ रहा था कि ये दो पुलिस वाले कुछ छुपा रहे थे। रिचर्ड ने गार्ड से पूछा जो उसे ही घूर रहा था, तुम जानते हो कि अंदर जो लड़की है वो कौन है? गार्ड ने बोला, इस बंगले के मालिक की बेटी। रिचर्ड को कुछ गड़बड़ लग रही थी। उसने वॉटसन को कहा, तुम यहीं रुको, मैं सर्च वारंट का इंतज़ाम करके आता हूँ। वॉटसन ने पूछा, तुम क्या पुलिस स्टेशन जाओगे? रिचर्ड बोला, नहीं, उतना समय नहीं है। यहाँ आते वक्त मैंने देखा था कि एक फ़ोन बूथ पास में ही है। मैं फॉब से परमिशन ले आता हूँ। वॉट्स के चेहरे पर हंसी आ गई। उसे पता था कि फॉब्स आसानी से मानने वालों में से नहीं था। रिचर्ड को भी ये बात पता थी और उसने वॉटसन के चेहरे की हंसी उस अर्धचंद्रमा की रात में भी देख ली थी। रिचर्ड बोला, नहीं तो मैं लुइस को यहाँ बुला लूँगा। वॉटसन व्यंग्यात्मक स्वर में बोला, लुइस? क्या वो किसी काम का है भी? रिचर्ड ने बोला, हाँ, वो काफ़ी काम का आदमी है। ये बात अलग है, जब से उसका दिल टूटा है वो भी टूट गया है बेचारा। रिचर्ड वहाँ से तेज कदमों से निकल गया। फ़ोन बूथ कुछ 150 मीटर दूरी पर था और रिचर्ड ने अपनी गाड़ी ले जाने के बदले पैदल ही जाना उचित समझा।
हो सकता है वॉटसन को गाड़ी की ज़रूरत पड़ जाए। वो बंगले पर अकेला ही नज़र रखे हुए था। रिचर्ड को अब लगा उसने वॉटसन की बात मानकर कितना सही किया। यदि वो इस कॉल को एक मजाक समझ लेता तो कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाता। परंतु अभी भी रिचर्ड को नहीं पता था कि वो कैसे इस अपराध को रोके। उस लड़की का चेहरा उसके सामने आ रहा था जिसने दरवाज़ा खोला था और साथ ही उसे वो टेलीफोन की मधुर आवाज़ सुनाई दे रही थी। आधे घंटे में खून होने वाला है। रिचर्ड ने अपने कदम तेजी से बढ़ाए। उसे पुलिस स्टेशन से बंगले पर आने में ही आधा घंटा लग चुका था। अपने इन्हीं ख्याली उधेड़-बुन में वो उस फोन बूथ तक पहुंच गया था। रिचर्ड ने फोन बूथ का दरवाज़ा खोला जो शायद बहुत दिनों से खोला ही नहीं गया था। वो चरमराती आवाज़ काफ़ी भयानक थी, किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती थी। रिचर्ड दुआ कर रहा था कि ये फ़ोन काम करता हो। वैसे आजकल मोबाइल भी आ गए थे, परंतु फोर्ब्स ने अब तक रिचर्ड के मोबाइल लेने की एप्लीकेशन को मंजूरी नहीं दी थी। यदि वो होती तो रिचर्ड को ऐसे किसी वीराने फ़ोन बूथ में अपना भाग्य नहीं आजमाना पड़ता। रिचर्ड ने कांपती उंगलियों से फ़ोन मिलाया। उसे फोर्ब्स का नंबर मुंह जुबानी याद था। रिचर्ड की निगाहें जितनी पैनी थी, उसकी मेमोरी उससे भी ज़्यादा तेज थी। रिचर्ड ने जो एक बार देख या सुन लिया वो उसे विरले ही भूलता था। फ़ोन की रिंग बजी। रिचर्ड खुश हुआ कि ये फ़ोन काम कर रहा था, परंतु रात के 12:30 बजे फोर्ब्स कमिश्नर ऑफ लंदन पुलिस फ़ोन उठा ले, ये इतना आसान भी नहीं था। फ़ोन की घंटी पूरी बजी परंतु उठी नहीं। रिचर्ड ने फिर से कोशिश की और इस बार फिर पूरी रिंग गई और कोई जवाब नहीं आया। रिचर्ड को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने एक आखिरी बार फ़ोन करने की सोची। रिचर्ड ने सोच रखा था कि इस बार यदि फ़ोन नहीं उठा तो वह लुइस को बोल देगा कि फोर्स लेकर आ जाओ और बंगले में ज़बरदस्ती घुस जाएगा। उसे कुछ पूर्वानुमान हो रहा था कि बंगले में वास्तव में कोई अपराध होने वाला था। तीसरी बार भी रिचर्ड शायद भाग्यशाली नहीं होने वाला था, क्योंकि फ़ोन की पूरी घंटी बहुत देर तक बजती रही और वो अब किसी भी समय बंद हो सकती थी। रिचर्ड खुद फ़ोन काटने ही वाला था कि उसे रिसीवर में से एक आवाज़ सुनाई दी। हेलो, कौन है? रिचर्ड की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वैसे उसे कभी भी फोर्ब्स से बात करके खुशी नहीं होती थी, परंतु आज की बात अलग थी। रिचर्ड उत्साहित होकर फ़ोन के हैंडल पर बोला, सर, रिचर्ड कार्लसन, सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर, बेकर स्ट्रीट पुलिस स्टेशन बोल रहा हूँ। फोर्ब्स बोला। रिचर्ड, इतने लंबे परिचय की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारी आवाज़ भी पहचानता हूँ और तुम्हें भी। ये कोई वक्त है मुझे फ़ोन करने का? रिचर्ड ने माफ़ी मांगते हुए बोला। सर, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि मैंने आपको इस समय परेशान किया, परंतु कुछ बहुत ही ज़्यादा संगीन बात है। फोर्ब्स जमाई लेते हुए बोला। कोई बात नहीं रिचर्ड, बताओ, क्या आसमान गिर पड़ा है तुम्हारे ऊपर? रिचर्ड बोला, सर, मुझे बंगला नंबर 9 नॉटिंग हिल रेजिडेंशियल एरिया की तलाशी लेने का सर्च वारंट लेना है। आप बोले तो मैं पुलिस स्टेशन में से किसी को आपके घर भेज दूंगा। आप वारंट दे दीजिए, तब तक मैं यहाँ तलाशी ले लेता हूँ। फोर्ब्स रिचर्ड की बात काटते हुए बोला, रुको फ्रंटियर एक्सप्रेस, बोलते ही चले जा रहे हो। रिचर्ड बोला, सॉरी सर। फोर्ब्स बोला, तुम्हें क्या जानकारी मिली है उस बंगले के बारे में जो तुम इतनी रात को उसे सर्च करना चाहते हो? रिचर्ड बोला, सर, मुझे एक लड़की का कॉल आया था कि यहाँ खून होने वाला है और जब मैं बंगले पर पहुँचा तो उस लड़की ने गेट खोला। फोर्ब्स ने फिर बीच में रिचर्ड की बात काटते हुए बोला, एक लड़की ने फ़ोन किया और उस लड़की ने ही दरवाज़ा खोल दिया? तो मुझे पागल बना रहे हो क्या रिचर्ड? कल दफ्तर में आकर सर्च वारंट ले जाना। मैं सोने जा रहा हूँ। रिचर्ड ने आग्रह भरी आवाज़ में बोला, सर, यदि रात में कोई अपराध हो गया तो? फोर्ब्स ने फिर बीच में बोला, तुमने कहा उस लड़की ने ही दरवाज़ा खोला।
वैसे भी नॉटिंग हिल एरिया पॉश और सुरक्षित है। तुम ये शर्लॉक होम्स के उपन्यास पढ़ने बंद करो और मुझे सोने दो। मुझे दोबारा फ़ोन मत करना। मुझे कल दफ्तर में आकर मिलो। रिचर्ड मंदी आवाज़ में बोला। जी सर। फोर्ब्स ने फ़ोन काट दिया। रिचर्ड को इसी बात का डर था। उसने इतना समय भी बर्बाद कर दिया और फोर्ब्स से कुछ खास हासिल भी नहीं हुआ। रिचर्ड को फिर याद आई लुइस की। वो ही एक व्यक्ति था जो उसकी मदद कर सकता था। रिचर्ड ने फौरन लुइस को फ़ोन मिलाया। लुइस फोर्ब्स से बिल्कुल ही भिन्न था। वो इतनी रात में भी शायद जगा हुआ था या फिर उसकी नींद इतनी कच्ची थी कि उसने कुछ रिंग्स में ही फ़ोन उठा लिया। रिचर्ड ने बोला, हेलो लुइस। लुइस बोला, रिचर्ड इतनी रात में? रिचर्ड बोला, लुइस तुम फौरन कुछ पुलिस कांस्टेबल, एक एम्बुलेंस और फॉरेंसिक की टीम लेकर बंगला नंबर 9 नॉटिंग हिल एरिया में आ जाओ। लुइस बोला, क्या बात है, अचानक एम्बुलेंस, फॉरेंसिक टीम? रिचर्ड बोला, मुझे रात में एक फ़ोन आया था कि आधे घंटे में उस बंगले में खून होने वाला था। मैं और वॉटसन यहाँ देखने आए और एक लड़की ने दरवाज़ा खोला। उस लड़की की टी शर्ट हल्की सी फटी थी। वो पूरी तरह से बदहवास सी थी और ऐसा लगता था उसने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी है। लुइस बोला, सर ऐसा लगता है कि आप कुछ ज़्यादा ही होम्स पढ़ रहे हो। रिचर्ड चिल्लाया। लुइस बोला, सॉरी सर, परंतु एक लड़की ने आपको मजाक में कॉल किया। आप उसके बंगले पर पहुंचे तो वो शराब के नशे में धुत थी। रिचर्ड बीच में बोला, परंतु लुइस जब उसने दरवाज़ा खोला तो मैं झांक के देखा कि अंदर सब अस्त व्यस्त था। लुइस बोला, सर मैं आपकी ऑब्जर्वेशन पर शक नहीं कर रहा हूँ, बस थोड़ा अटपटा लग रहा है। रिचर्ड बोला, साथ ही जिस गार्ड ने हमें अटेंड किया वो बिल्कुल भी लंदन का नहीं लग रहा था, परंतु उसके जूते इतने महंगे थे कि तुम और मैं क्या, फोर्ब्स भी उसे अफोर्ड नहीं कर सकता। साथ ही उसके कैबिन में पुलिस की बेल्ट थी और एक ब्लैक लेदर फ्लरी जैकेट जो भी काफ़ी महंगा होगा। लुइस बोला, सर आपकी ये बात तो समझ आ गई, परंतु कैसे इससे आपने खून होने का अंदाज़ा लगा लिया? मुझे आपकी पैनी नज़र के साथ साथ आपके पूर्वानुमान पर भी भरोसा है। टीम जल्द ही रवाना हो रही है। रिचर्ड बोला, ये हुई ना लुइस वाली बात। मुझे तुमसे सहायता की उम्मीद थी। रिचर्ड ने खुशी खुशी फ़ोन रख दिया। लुइस ने उसे कभी भी निराश नहीं किया था, आज भी नहीं किया। इन सब में रिचर्ड को पता ही नहीं चला कि कब 15 मिनट निकल चुके थे। वो फौरन भागता हुआ बंगले पर पहुंचा। जब रिचर्ड वहां पहुंचा तो वो बूम बैरियर जो रिचर्ड की वॉक्सहॉल अस्त्रा के लिए खोला गया था वो खुला हुआ ही था। रिचर्ड भागते हुए अंदर गया तो वहां उसे अपनी गाड़ी तो खड़ी मिली, परंतु वॉटसन का कहीं कोई पता नहीं था। रिचर्ड ने यहाँ वहाँ देखा और फिर भागते हुए गार्ड के कैबिन के पास आ गया। रिचर्ड को अलग सा डर सताने लगा कि वॉटसन कहाँ गया। उसने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू किया, वॉटसन वॉटसन। तभी उस कैबिन में से गार्ड निकलकर रिचर्ड के पास आ गया। रिचर्ड अभी भी वॉटसन को ही ढूंढ रहा था। उस गार्ड ने रिचर्ड के कंधे को हल्के से टैप किया और रिचर्ड ने मुड़कर गार्ड को देखा तो उसके पैरों तले ज़मीन निकल गई। वो कोई और ही गार्ड था। रिचर्ड ने पूछा, तुम कौन हो? गार्ड बोला, मैं यहाँ का गार्ड हूँ। रिचर्ड को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये गार्ड पिछली गार्ड की तरह नहीं था। इसकी भाषा पर कमांड अच्छी थी और इसने कपड़े भी वैसे ही पहन रखे थे जैसे कि किसी गार्ड को शोभा देते हैं। इसके जूते भी सामान्य से थे, पिछले गार्ड जैसे नहीं। ये मध्यम आयु पुरुष लग रहा था। ये ही इस बंगले का असली गार्ड होगा। गार्ड ने रिचर्ड से पूछा, आप यहाँ कैसे? गार्ड ने रिचर्ड की पुलिस यूनिफॉर्म में उसका नाम पढ़ लिया था। रिचर्ड ने बोला, मुझे इस बंगले से फ़ोन आया था तो मैं और मेरा एक साथी तफ्तीश करने आए थे। रिचर्ड ने देखा गार्ड उसकी ओर नहीं उसके पीछे कहीं देख रहा था। रिचर्ड ने कुछ रिएक्ट नहीं किया।
गार्ड ने आश्चर्य से बोला, इस बंगले से फ़ोन आया था? ये बंगला तो कब से खाली है। इसके मालिक एक बूढ़ा बूढ़ी हैं जो बहुत ही कम यहाँ आते हैं। रिचर्ड ने कुछ पूछने से पहले अपने जूते की लेस बांधने के बहाने चुपके से पीछे देखा, परंतु वहाँ कोई नहीं था। रिचर्ड ने पूछा, और उनकी बेटी? गार्ड ने बोला, कैसी बेटी? वो तो निसंतान है। रिचर्ड का दिल बैठ गया। उसने पूछा, तुम्हारे साथ यहाँ जो दूसरा गार्ड है, उसने कहा कि यहाँ एक लड़की थी, वो मालिक की बेटी है। गार्ड बोला, दूसरा गार्ड? यहाँ तो केवल मैं ही हूँ। हाँ, पता नहीं आप मेरी नज़र बचा के कैसे अपनी गाड़ी अंदर ले गए। रिचर्ड को कुछ समझ नहीं आ रहा था। 15 मिनट में गार्ड चेंज हो गया, वॉटसन गायब हो गया, और वो लड़की। रिचर्ड ने गार्ड को बोला, तुम मेरे साथ अंदर चलो, अंदर एक लड़की है। गार्ड बोला, साहब ये संभव नहीं है, मैं यहाँ कई सालों से हूँ। रिचर्ड बोला, एक बार चलो मेरे साथ। गार्ड बोला, सर मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। रिचर्ड गुस्से में बोला, क्यों? गार्ड बोला, सर मेरी ड्यूटी है किसी को भी अंदर ना जाने देना। रिचर्ड बोला, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। गार्ड बोला, तो दिखाइए सर्च वारंट और चले जाइए। रिचर्ड बोला, मेरा साथी गायब है। रिचर्ड को अब इस नए गार्ड पर गुस्सा आ रहा था। रिचर्ड को बार बार ऐसा लग रहा था कि वो गार्ड किसी से इशारे में कुछ बात कर रहा है जो रिचर्ड के पीछे है। रिचर्ड ने बोला, तुम मुझे बंगले में जाने दोगे या नहीं? गार्ड ने एक बड़ी छड़ी से रिचर्ड का रास्ता रोक दिया था। बूम बैरियर भी नीचे कर दिया था। रिचर्ड वॉटसन को ढूंढने के लिए बाहर आया था और अब ये गार्ड उसे अंदर नहीं जाने दे रहा था। रिचर्ड को लगा कि गार्ड किसी और को ही देखे जा रहा था जो रिचर्ड के पीछे था। रिचर्ड ने अपनी पिस्तौल निकाली और तेजी से पीछे की ओर मुड़ा। उसकी आंखों में एक चौंधिया देने वाली रोशनी पड़ी और अचानक से जो भी कोई वहां था वो चला गया। रिचर्ड ने अनायास ही बोला, ये क्या था? गार्ड बोला, शायद कोई गाड़ी। रिचर्ड को समझ आ गया था कि कुछ गड़बड़ है। रिचर्ड ने गार्ड को पिस्तौल दिखाई। अक्सर रिचर्ड ये विकल्प नहीं चुनता, परंतु अभी उसके पास और कोई चारा नहीं था। वॉटसन गायब था और हो सकता है वो लड़की किसी मुसीबत में हो। रिचर्ड ने गार्ड को पिस्तौल दिखाकर बोला, अंदर चलें या तुम्हें मेरी फायरिंग स्किल्स दिखाऊं? गार्ड घबरा गया। वो बोला, सर मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा था। रिचर्ड घुराते हुए बोला, मुझे पता है कौन सी ड्यूटी कर रहे थे तुम। चुपचाप चलो मेरे साथ। गार्ड ने सर हिलाया और हाथ से इशारा किया कि आप आगे चलिए, मैं पीछे पीछे आता हूँ। रिचर्ड बंगले की तरफ चलने लगा। उसने अब धीरे धीरे बंगले पर एक नज़र डालने की भी सोची। पिछली बार वो तेजी से गाड़ी चलाकर ले गया था और ये 100 मीटर की दूरी फटाक से पार हो गई थी। हालांकि अर्धचंद्र की रात थी, परंतु अब रिचर्ड की आंखें इतनी अभ्यस्त हो गई थी कि वो आसपास की चीज़ों पर गौर कर सके। रिचर्ड ने देखा वहाँ कई महंगी महंगी गाड़ियाँ खड़ी थीं। मर्सिडीज, BMW, रोवर 200 आदि सबके लेटेस्ट मॉडल थे। ऐसा लगता तो नहीं है कि ये बंगले का मालिक यहाँ आता ही ना हो, तो फिर इतनी गाड़ियाँ क्यों हैं यहाँ पर? रिचर्ड ने देखा बंगले के पीछे एक बहुत ही बड़ा गार्डन है जहाँ बहुत ही भिन्न प्रकार के पौधे उगे हैं। इतनी दूर अर्धचंद्र की रात में देखना संभव नहीं था, परंतु ये तय था कि ये पौधे कॉमन पौधे नहीं थे, वरना रिचर्ड उन्हें रात में भी पहचान लेता। रिचर्ड ने बहुत देर से अपनी हवाना सिगार नहीं पी थी। उसको लगा कि इससे पहले वो बंगले तक पहुंच जाए उसे एक सिगार पी लेनी चाहिए। उसने अपना हवाना सिगार का पैकेट निकाला और लाइटर निकालने ही वाला था कि उसका सिगार का पैकेट नीचे गिर गया। उसने नीचे देखा तो वो किसी उगी हुई घास में गिर गया था। रिचर्ड ने बिना पीछे देखे ही बोला, गार्ड एक बार टॉर्च यहाँ दिखाना, मेरा सिगार का पैकेट यहीं गिरा होगा। रिचर्ड ने बिना मुड़े थोड़ा इंतजार किया, परंतु कोई जवाब नहीं आया।
रिचर्ड पीछे मुड़ा और बोला, गार्ड। रिचर्ड की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई। वो गार्ड गायब हो गया था। रिचर्ड चिल्लाया, गार्ड गार्ड। वो यहाँ वहाँ भागा, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। रिचर्ड को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा था। वॉटसन गायब, पिछले वाला गार्ड गायब, और अब ये गार्ड भी गायब।